कल हम संसाधनों का संरक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी की निरंतरता बनाते हुए संसाधनों का विकास एवं संरक्षण की प्रवृत्तियाँ एवं संसाधन संरक्षण एवं परिरक्षण, संसाधन संरक्षण के प्रकार आदि का अध्ययन अपन आज करेंगे। मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान तथा बौद्धिक शक्तियों से प्रकृति की अर्थव्यवस्था को संतुलित रख सकता है। भूमि, वन, जल तथा पशु संसाधन परस्पर संबंधित तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं और हमारी संरक्षण की कार्य प्रणाली इसी सैद्धांतिक सत्य के अनुरूप है। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तीव्र गति से विकसित हो रही हैं, साथ ही वे अनेक समस्याओं से भी ग्रसित हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संसाधनों को उन्नत करने तथा उनको संवारने में, उनको संरक्षण करने की अत्यधिक आवश्यकता है। सभी विकसित तथा विकासशील देशों में संरक्षण पद्धति की अनिवार्य आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस स्तर तक किया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक मनुष्य का कल्याण हो सके तथा अधिकाधिक समय तक संसाधनों की पूर्ति होती रहे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, संरक्षण की तकनीकों के प्रयोग से वह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है जिसे स्थिर क्षेत्र कहा जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि किसी निश्चित समय में जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं उतनी ही पूर्ति भी होती रहनी चाहिए। संसाधन संरक्षण एवं परिरक्षण। संरक्षण से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित करना है। इसके विपरीत संसाधन परिरक्षण का अर्थ किसी वर्तमान संसाधन का मानव द्वारा उपयोग न किए जाने से है। संसाधन संरक्षण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था। वर्तमान पीढ़ी का ये नैतिक दायित्व है कि संसाधनों का संरक्षण करे। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों को बचाए रखकर उन्हें जीवाश्म में परिवर्तित करना नहीं है। परिरक्षण की आवश्यकता तब होती है जब किसी संसाधन का अस्तित्व संकट में होता है, जैसे किसी पौधे या जंतु के अस्तित्व के लिए किया गया प्रबंधन उसका परिरक्षण कहलाएगा, जो कि आज वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा घटित हो रहा है। संसाधन संरक्षण के प्रकार। पहला है जाति संरक्षण, निवास संरक्षण, फिर है लैंड यूज कंजर्वेशन, भूमि उपयोग संरक्षण, और फिर है सृजनात्मक संरक्षण। स्पीसीज कंजर्वेशन का मतलब, जाति संरक्षण का मतलब, इसके अंतर्गत जैव प्रजातियों का संरक्षण शामिल है, जैसे ब्लैक बक मतलब काले हिरण, गिर शेर आदि का जो संरक्षण है वो इसी के उसमें आता है, जाति संरक्षण में। निवास संरक्षण में, निवास संरक्षण का अर्थ किसी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से जीव जंतुओं के आवास स्थलों में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं तथा उनका आवास स्थल संकटग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति में आवास स्थलों का
संरक्षण आवश्यक हो जाता है। भूमि उपयोग संरक्षण में मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले या निर्मित भूदृश्य, बांध, वन्य विहार आदि का संरक्षण इसके अंतर्गत है। संसाधन संरक्षण की दिशा में नए संसाधनों तथा संसाधनों के वैकल्पिक उपायों की खोज भी जारी है। अब मानवीय क्रियाकलाप इस प्रकार होने चाहिए जिससे उनके परिवेश की गुणवत्ता का न्यूनतम ह्रास हो। संसाधन का पता करना या संसाधन आकलन के लिए मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा है। इसके लिए सैटेलाइट सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, एयर फोटोग्राफी आदि का प्रयोग बढ़ गया है और साथ ही मानव विहीन क्षेत्रों के संसाधनों की संभाव्यता की खोज की जा रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप संबंधी खोज इसी का प्रमाण है और मनुष्य अंतरिक्ष के प्रति भी सचेत है। ये जो सभी उपाय संसाधनों के खोज के लिए किए जा रहे हैं, ये संसाधनों के सृजनात्मक संरक्षण की दिशा में ही अग्रसर हैं। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन, प्लानिंग। संसाधनों का अगर इसी तरह से अंधाधुंध शोषण और दोहन अगर होता रहा तो मानव की उन्नति एवं मानव का जो जीवन यापन स्तर है उसको उच्च बनाए रखना असंभव हो जाएगा। संरक्षण का अर्थ दीर्घकालीन लगातार उत्पादन की प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, उनका परिरक्षण एवं नवीकरणीय संसाधनों के पुनरुत्पादन से है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार से संरक्षण हेतु नियोजन किया जाना आवश्यक कार्य है और इसके लिए हमें कुछ पहलू अपन डिस्कस करेंगे, उन पर विचार करना आवश्यक है। पहला है, सबसे पहले किसी क्षेत्र या प्रदेश या राष्ट्र को प्राथमिक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। इस क्षेत्र के संसाधन आधार को ज्ञात करना आवश्यक है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञात एवं संभावित संसाधनों की मात्रा, गुण तथा विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए वातावरण के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक अंतर्संबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसके अनुसार वातावरण के किसी एक तत्व का शोषण दूसरे तत्व को भी प्रभावित करता है। दूसरा है, प्रदेश में जिन संसाधनों की मात्रा सीमित है अर्थात अनवीकरणीय है, उनका वैज्ञानिक ढंग से शोषण तथा महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है, प्रदेश के ऐसे संसाधनों के विकास निरंतर किए जाने चाहिए जिनकी उत्पादकता में वृद्धि या विस्तार किया जाना संभव हो। जैसे मिट्टी संसाधन को अच्छी खाद एवं उर्वरक के प्रयोग से क्रॉप रोटेशन द्वारा लंबे समय तक अधिक उत्पादक बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा कम उपयुक्त या निम्न कोटि के संसाधनों का भी तकनीकी विकास से महत्वपूर्ण उपयोग संभव है। जैसे बेसिमर प्रक्रम
से इस्पात निर्माण के लिए कभी व्यर्थ समझे जाने वाले निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का भी लौह निर्माण में प्रयोग किया जाना संभव हो सका है। नेक्स्ट फिर जो है जिसका ध्यान रखना जरूरी है, प्रदेश के उन संसाधनों को जो मानव की तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उस समय कम उपयोगी हो, नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उनका तकनीकी विकास से भावी आर्थिक दशाओं के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण उपयोग संभव हो सकता है। इसके साथ ही सीमित मात्रा में पाए जाने वाले अत्यावश्यक संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से उनके विकल्पों की खोज हमें करनी चाहिए। फिर है प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण जहाँ आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के कारण वैकल्पिक नए संसाधनों की निरंतर खोज हो रही है। इन दोनों के समयानुसार परिवर्तित या गत्यात्मक अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संसाधन आधार का ब्यौरा प्रतिवर्ष तैयार किया जाना चाहिए, जिससे संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति, न्यूनता तथा पर्याप्तता एवं अन्य समस्याएं ज्ञात हो सके और इन समस्याओं को हल करने के आवश्यक उपाय किए जा सके। फिर है संसाधन सम्मिश्रण का संतुलित एवं बहुउद्देशीय उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उनकी कम से कम मात्रा का प्रयोग करके अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट है किसी भी क्षेत्र के संसाधन संतुलित रूप से वितरित नहीं होते, उसके कुछ भागों में अधिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होता है। ऐसे भागों के संसाधनों का तुरंत पुनरुत्पादन और विकास किया जाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ भागों के संसाधनों का कम विकास हो पाता है। ये अल्प शोषण भी इतना ही हानिकारक है जितना कि अधिक शोषण। इससे मानव के जीवन यापन स्तर में क्षेत्रीय अंतर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में संसाधनों के समान रूप से संतुलित शोषण या विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे भौगोलिक रूप से संतुलित प्रादेशिक विकास हो सके। सबसे जो जरूरी होता है अवेयरनेस, यानी किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण नियोजन के लिए आवश्यक है कि वहाँ के मानव को उनके विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। वहाँ की मानव शक्ति के बौद्धिक विकास के लिए उचित सुविधाएं जुटाई जाएं, ताकि राष्ट्र व उसके नागरिकों का समुचित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो सके। और संसाधनों के संरक्षण नियोजन के लिए राष्ट्र द्वारा आवश्यक नियम बनाए जाने चाहिए, जिनके पालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासन व्यवस्था से संगठनों का विकास किया जाना चाहिए। ये थे कुछ पहलू प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन